मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024878। हम इसके क्या करते हैं, मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 600 और 800 के मध्य एक विषम पूर्णांक संख्या जो 7 और 9 से विभाजित है, उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। An odd integer between 600 and 800 is divisible by 7 and also divisible by 9. What is the sum of its digits? देखो 7 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो 7 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो 7 और 9 का एलसीएम 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 63। अब 600 और 800 के बीच में तो 63 का अगर मैं 10 गुना करूं तो सबसे पहला नंबर 630 आएगा जो इन दोनों से डिविजिबल है। लेकिन हमें नंबर चाहिए ओड इंटीजर चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए। तो 630 में अगर मैं 63 और ऐड कर दूं तो मेरे पास यहां से क्या जाएगा 693। ये एक ओड पूर्णांक भी है, 600 और 800 के बीच में भी है। इससे अगला जो होगा वो इवन होगा, उससे अगला होगा वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। तो एक ही पूर्णांक बना 693। तो 693 के अंकों का योग 6 + 9 + 3 तो क्या जाएगा 18। तो उसके अंकों का योग कितना जाएगा 18। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 3 समान त्रिज्या के वृत्त जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक चौथा वृत्त इन तीनों वृत्तों के मध्य से इस प्रकार से रखा गया है कि इन तीनों वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। तो सबसे छोटे चौथे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी। हम लोगों ने 3 सर्किल रखे, तो देखो लगभग इसका डायग्राम इस तरह से बनता है कि हमारे पास 3 इक्वल रेडियस के सर्किल है। अब यहाँ तीनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है उस स्पेस के अंदर हम एक छोटा सा सर्किल रख रहे हैं, और इस छोटे से सर्किल की जो रेडियस होती है वो तीनों सर्किल की रेडियस से रिलेटेड होती है। वो हमारे पास क्या होती है 2r माइनस में √3r अपॉन में √3। उसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल R यहाँ क्या है, जो मेरे पास तीनों सर्किल दे रखे हैं उनकी रेडियस। तो उनकी रेडियस कितनी है 10। तो कैपिटल R की जगह अगर मैं 10 रख दूं तो क्या जाएगा 10 दूना 20 माइनस में 10 √3 बटा में क्या जाएगा √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 देखिए हम लोगों को क्या कहते हैं। 4 पाइप ABCD कैन फिल ए टैंक इन 9, 4 and 6 and 12 आवर रिस्पेक्टिवली। हम लोगों को इनका टाइम दे रखा है। सबसे पहले अपन यहाँ से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ABCD 4 पाइप हैं जो किसी टैंक को क्रमशः 9 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों ने यहां से निकाला टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या 36 आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि टैंकी में कितने मटके आते हैं 36। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 9, सी की एफिशिएंसी 6 और डी की एफिशिएंसी 3। अब क्या कह रहे हैं, in the empty cistern these pipes are open at the regular interval of 1 hour. The first pipe is open at 1 p.m. second is also opened at 2 p.m. and so on. Calculate at what time the will be cistern be filled. हमें कह रहे हैं हम इन पाइपों को 1-1 घंटे के अंतराल में खोलते हैं। सबसे पहली पाइप को खोला गया 1 बजे। तो जैसे ही 1 बजा सबसे पहले काम करने कौन आया ए। फिर जैसे ही 2 बजेंगे काम करने और कौन आ जाएगा बी। तो 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा काम करेगा ए पहले घंटे में कितने मटके भरेगा 4। फिर 2 बजे बी आ जाएगा, तो 2 से 3 बजे तक काम करने वाले कौन होंगे ए और बी दोनों मिलकर। ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा काम करेंगे। ए और बी दोनों 1 घंटे में कितने मटके भर देंगे 13 और 4 अभी सिर्फ 17 मटके भरेंगे। अब 3 बजे सी और आ गया, तो 3 बजे से 4 बजे तक की अगर अपन बात करें तो 1 घंटा काम करने वाले कौन हो जाएंगे ए बी सी तीनों। तो ए बी सी तीनों मिलकर क्या करते हैं 19 मटके भरते हैं। तो 19 मटके भरते हैं, तो 4, 13 और 19 इन सब का टोटल अगर मैं देखूं तो क्या 36 मटके भरेंगे।
हमारी टंकी में क्या 36 मटके आते थे, तो हमारी टंकी कितने बजे भरी गई, 4 बजे। अगर 4 बजे नहीं बढ़ती तो इसके बाद फिर अपन 4 बजे डी को भी लाते, लेकिन डी के आने से पहले ही क्या हुआ, ये टंकी भर गई, तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये हमारे पास पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। मिक्सचर ए में तांबे और चांदी का अनुपात 3:4 है। मिक्सचर बी में तांबे, चांदी और सोने का अनुपात 1:2:3 है। ए और बी को अगर 1:3 में मिलाया गया तो प्राप्त मिक्सचर में हमें सोने का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट मिक्सचर के अंदर कॉपर और सिल्वर का रेशियो हमारे पास है। कॉपर और सिल्वर का रेशियो हम लोगों को क्या दे रखा है, 3:4। सेकेंड वाले के अंदर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसका रेशियो हम लोगों को क्या दे रखा है, 1:2:3। अब इनको हम आपस में 1:3 में मिलाते हैं, तो 4 और 3 का टोटल हमारे पास कितना है, 7। दूसरे वाले का टोटल अगर मैं देखूं 6। सबसे पहले इनका टोटल सेम बनाते हैं, तो पहले वाली वैल्यू को हम किससे गुना कर देते हैं, 6 से, दूसरे वाली वैल्यू को 7 से, तो क्या आ जाएगा 18। फिर ये क्या आ जाएगा, 6 चौक 24। 7 से गुना करूंगा तो 7, 14 और 21। अब ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों का टोटल सेम हो गया। इसका टोटल भी 42 है, अगले का भी टोटल 42 है, तो दोनों को हमने सबसे पहले सेम बनाया। अब इनको मिलाना है 1:3 में, तो इसकी 1 गुना क्वांटिटी लेंगे और इसकी 3 गुना। तो यहाँ तो कॉपर और सिल्वर 18 और 24 ही रहा, लेकिन दूसरे वाले को जब 3 से गुना करा तो ये क्या होगा, 21, 42 और 63। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हमारे पास क्या गया, 21, 42 और 63। अब अगर अपन इनको आपस में ऐड करें तो कॉपर में कॉपर मिलेगा, सिल्वर में सिल्वर मिलेगा और गोल्ड में गोल्ड मिलेगा। तो कॉपर 21 ये रहा, 18 ये रहा, तो कॉपर कितना हुआ, 39। सिल्वर में सिल्वर मिलाएं तो 24 और 42 को अगर अपन जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 66, और गोल्ड कितना आ जाएगा, 63। तो हमें गोल्ड बताना है कि कितना परसेंट है, गोल्ड है 63। टोटल वैल्यू अगर अपन चेक करें तो कितना आ जाएगा, 8 कैरी आ गई, 1, 12 और 1, 13 और 16, 168 में से परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो यहाँ से अगर अपन देखो इसको क्या करें, यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ 3 से, 3 से गया 21 बार, 3 से गया 56 बार, 7 से गया 3 बार, 7 से गया 8 बार, 3/8 की वैल्यू क्या है, 37.5%। इसका मतलब हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में गोल्ड कितना था, 37.5%। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास मिक्सचर का अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इनको इक्वल क्वांटिटी में लाए, फिर उसने कहा कि 1:3 में इनको आपस में मिलाना है, तो इनको 1:3 में बना दिया और आपस में मिलाकर सोने का परसेंटेज निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक दुकानदार दूध लेते समय 20% अधिक लेता है और बेचते समय 10% का बटा देता है, लेकिन दिखाए हुए वजन से 25% कम दूध देता है, तो उसे कुल कितने परसेंट का फायदा होगा। एक शॉपकीपर वाइल परचेज द मिल्क टेक 20% मोर देन द इंडिकेट क्वांटिटी। अगर मैं कहूं कि उससे 100 रुपए में 1000 ग्राम मिल्क लेना चाहिए था, लेकिन वो 20% ज्यादा लेता है, इसका मतलब कितना लेता है, 1200 ग्राम। फिर हमें क्या करें, बेचते समय वो 10% का डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब 100 वाली चीज वो कहता है कि मैं 10% डिस्काउंट पर बेच रहा हूं, इसका मतलब कितने में बेच रहा हूं, 90 में। 90 में बेचता है और दिखाए गए वजन से 25% कम दूध देता है। 25% कम दूध देता है, इसका मतलब 90 में दूध कितना देता है, सिर्फ 750 ग्राम, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम की जगह कितना देगा, 750 ग्राम। तो उससे कुल कितने परसेंट का फायदा हुआ, हमें ये बताना है। तो अब देखो 100 में चीज खरीदी 1200 ग्राम, 90 में बेच दी 750 ग्राम। यहाँ डिवाइड का साइन लगाया, इसको सोल्व करा, 2 0 से 2 0 काट दी, ये 0 से 0 काट दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब 75 रुपए में जो चीज खरीदी थी, 12 × 9 कितने रुपए में बेच दी, 108 रुपए में। 75 रुपए में खरीद कर 108 रुपए में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 33 का, कितने पर, 75 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार,
3 से गया 11 बार, 11 इंटू 4 44%। तो उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 44% का आंसर क्या जाएगा? बी। अब हमने ये डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि हमने क्या करा, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाला, वो 100/1200 था। 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस 90/750। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इनकी वैल्यू को इक्वल बना लिया। तो जो चीज 75 में खरीदी वो 108 में बेच दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 देखो, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 70 किलोमीटर जाने के बाद एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अपने सामान्य गति से 3/4 पर चलती हुई अपनी डेस्टिनेशन पर 38 मिनट देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना 85 किलोमीटर पर हुई होती तो वह 26 मिनट ही देरी से पहुंचती। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। हम लोगों को कह रहा है कि एक ट्रेन है, सबसे पहले 70 किलोमीटर चली। मान लिया कि 70 किलोमीटर चल रही है वो 4x की स्पीड से। इसके बाद यहां इसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद ये 3x की स्पीड से चली और कितने मिनट लेट हो गई? 38 मिनट। अब कह रहे यदि इसकी दुर्घटना 85 किलोमीटर बाद होती तो ये 70 तो वैसे का वैसा ही चलती 4x की स्पीड से, 15 और चलती 4x की स्पीड से, क्योंकि अभी इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसके बाद इसका एक्सीडेंट हुआ यहां पर। अब ये कितने मिनट लेट हो गई? 26 मिनट। तो अब देखो दोनों बार जो टाइम है उसमें डिफरेंस कितना आया? 12 मिनट का। 12 मिनट का डिफरेंस क्यों आया? इस 15 किलोमीटर के कारण। ये 15 किलोमीटर पहले हम चल रहे थे 3x से, अब ये 15 किलोमीटर हम चल रहे हैं 4x से। बाकी सारी दूरी तो हम सेम चल रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा T। तो दूरी कितनी? 15 किलोमीटर। एक बार स्पीड 4x, एक बार स्पीड 3x, दोनों का डिफरेंस 1x। टाइम का डिफरेंस आया 12 मिनट, इसको आवर्स में बदला, 60 का भाग दे दी, x से x चला गया, 12 से गया 5 बार, 3 से गया 5 बार। तो 4x की वैल्यू 5 गुना 5 25। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड हमारे पास क्या थी? 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास लास्ट पेपर में भी आया था, उसका आंसर हमारे पास 24 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। दिए गए डायग्राम में BC बराबर AC बराबर AD, ये एंगल हमें 81 डिग्री दे रखा है। तो ADC का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। BC बराबर AC बराबर AD, ये तीनों हमें बराबर दे रखी। हम लोगों को एंगल ये दे रखा है, तो हमें एंगल ADC ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं क्या पता हो जाए। ये दोनों साइड बराबर, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ? 2 थीटा। अब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये एंगल भी क्या हुआ? 2 थीटा। ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो थीटा प्लस 2 थीटा की वैल्यू 81 डिग्री के बराबर। तो 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई? 81 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 81/3 27 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 27 डिग्री, तो ये 2 थीटा है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 27, तो क्या आ जाएगा? 54 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा। ये कुछ कुछ वैल्यू यहाँ से कट रही है, तो आंसर अभी हमने क्या लिखा? 54 डिग्री। टेक्निकल मिस्टेक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या आया? 54 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 देखो हम लोगों को क्या दे रखे? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म 1 माइनस कोट 4, 1 माइनस कोट 5, 1 माइनस कोट 40, 1 माइनस कोट 41। इस तरह से ये चल रहा है। इसका मान बताना है कि क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोट अल्फा इंटू 1 माइनस कोट बीटा इक्वल होता है 2k। कब होता है? व्हेन अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री। दोनों एंगल का सम अगर 45 डिग्री है तो इसका मान क्या होता है? 2। तो अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं
तो 4 डिग्री को और 41 डिग्री को कंसीडर करूं, 5 और 40 डिग्री को कंसीडर करूं, तो ये 45 डिग्री बना रहे, दोनों के एंगल का सम 45 बन रहा है। तो 4 डिग्री से 41 डिग्री तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन निकालें तो कैसे निकालें? 41 डिग्री में से 4 माइनस करके 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 38 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है? 38 टर्म्स। 4 और 41 का पेयर बना, 5 और 40 का पेयर बना, 6 और 39 का पेयर बनेगा। तो टर्म अगर 38 है तो पेयर कितने बनेंगे? 38/2 19। अब 19 पेयर बनेंगे तो ईच पेयर की वैल्यू 2, तो 2 को अपन गुना करेंगे कितनी बार? 19 बार। तो 2 को अगर 19 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 19। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारे पास इसका आंसर आया 2 की पावर 19। अब देखो हुआ क्या, 1 माइनस कोट एल्फा इंटू 1 माइनस कोट बीटा बराबर 2 होता है। तो यहां से हमने कहा कि अल्फा और बीटा का सम जब 45 डिग्री होता है, तो ऐसी हमारे पास टोटल 38 टर्म्स थी, उनके पेयरिंग बनी इस तरह से 19, हर पेयर की वैल्यू 2, तो 19 पेयर की वैल्यू 2 की पावर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम के औसत रन रेट 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने, तो अगले 30 ओवरों में इसकी प्रति ओवर रन रेट क्या होनी चाहिए? देखो पहले 20 ओवर में 20 जो ओवर है हमारे पास, उसके अंदर हमारी जो एवरेज रन रेट है वो 4.5 है। तो हमारा टोटल स्कोर कितना हुआ? 45 इंटू 2 90। हमें टोटल रन बनाने हैं 282। 282 में से 90 रन हम लोग बना चुके हैं, तो हमारे पास बनाने वाले रन कितने बचे? 192। अब ये 192 रन हमें क्या करना है? अगले कितने ओवर्स में बनाने हैं? 30 ओवर्स में। तो एवरेज क्या होगा? 192 अपॉन 30, 3 से डिवाइड करूंगा, 6 18, फिर चला जाएगा 4 बार, 10 का भाग दिया तो 6.4। तो हमारी अब रन रेट होनी क्या चाहिए? 192/30 या 6.4 रन पर ओवर। ये हमारा आंसर आ गया। एवरेज का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 60 नंबर पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज जिसकी भुजा 36, 48 और 60 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के मध्य की दूरी बतानी की क्या होगी? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 36, 48 एंड 60। चलिए आप लोगों को पता होगा कि सरकम सेंटर जो बनता है, परिकेंद्र जो आपके पास बनता है, सेंट्रोइड जो केंद्रक बनता है, वो आपके पास क्या होता है? भुजा का मध्य बिंदु। केंद्रक कैसे बनता है? भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली मादिकाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ये हम लोगों ने क्या करा? एक डायग्राम बनाया। हम लोगों को त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। इन भुजाओं को देखते ही हमें पता लग गया कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर मैं सर्कम सर्किल बना सकता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कम सर्किल बनाया, तो ये सर्कम सर्किल का सेंटर होगा, इसका मिड पॉइंट, ये 30 होगी, ये 30 होगी। अगर मैं इसको इस मिड पॉइंट से अगर मैं मिला दूं, तो ये भी क्या होगी? सर्किल की रेडियस होगी, ये भी क्या 30 होगी क्या? तो मैंने क्या करा, हमारा जो ट्रायंगल ABC था, इसमें क्या करा? समकोण बनाने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया। तो BD क्या होगी? इसकी मादिका। केंद्रक जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है, वो मादिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। तो यहाँ अगर मैं इसको 2:1 में डिवाइड कर दूं, इस पॉइंट को अगर मैं केंद्रक सेंट्रोइड बोल दूं, तो यहाँ से ये जो सेंट्रोइड केंद्रक है, इसको ग्रेविटी सेंटर G से दिखाते। तो ये 30 को 2:1 में बांटेगा, तो ये 20 होगी और ये क्या होगी? 10। और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? समकोण पर। तो ऑर्थो सेंटर समकोण पर ग्रेविटी सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी क्या है? 20। क्योंकि जब हमने ये डायग्राम बनाया तो हमने सबसे पहले क्या करा
ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके सेंटर से इसके मध्य बिंदु को मिलाया, ये 30 ये 30, तो ये डिस्टेंस भी 30। ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में बांटता है, तो 30 को 2:1 में बांटा तो 20 और 10। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर राइट एंगल समकोण पर ही होता है, तो O और G के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 20। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर्कम सर्किल हम लोगों ने क्यों बनाया, ताकि हमें ये पता लगे कि तीनों दूरी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। एक ट्रेन एक यात्रा का 50% 30 की स्पीड से, 25% 25 की स्पीड से और शेष यात्रा 20 की स्पीड से तय करती है, तो पूरी यात्रा में हमें ट्रेन की क्या करना है, एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग कुछ लिख सकें। अब हमें कह रहे हैं यात्रा का 50%, टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 100 किलोमीटर, तो 50% का मतलब 50 किलोमीटर। हम किस स्पीड से चल रहे हैं, 30 की स्पीड से। तो 50 किलोमीटर जब 30 की स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 50/30 या 5/3 आवर। फिर हम लोगों को कह रहे हैं कि 25% 25 की स्पीड से चलते हैं, 25 किलोमीटर चले 25 की स्पीड से। अब 25 किलोमीटर अगर 25 की स्पीड से चलेंगे तो कितना टाइम लगा, 1 घंटा। शेष दूरी कितनी बची, 25। ये हमने किस स्पीड से तय करी, 20 की स्पीड से। तो 25/20 हमें कितना टाइम लगा, 5/4 घंटे। तो टोटल अगर अपन यहां से टाइम निकालें तो 5/3 + 1 + 5/4, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। 5 चौक 20 + 12, 5 दिए 15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 47/12 आवर्स। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हमने 47/12 आवर्स में ट्रेवल करी तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 100 अपॉन में 47/12। तो ये क्या बनेगा, 1200/47। अब 47 का डिवाइड करना है तो 1200 में अपन 47 का भाग देते। 47 का भाग गया सबसे पहले 2 बार 94, बच जाएगा 26, 260। फिर चला जाएगा 5 बार, 7 5 35, 3 20 और 23, 235, क्या बच जाएगा 25। तो क्या आ जाएगा 25 से ही 25/47, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरी ट्रेन में एवरेज जो स्पीड थी उसकी वो क्या आई, 25 से ही 25/47 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको 1/2, 1/4 और 1/4 के हिसाब से हम इसकी दूरी 4 चौक 16 × 2 32, 320 भी मान सकते थे, तब शायद कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती, लेकिन उतना भी हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 देखो हमें क्या करें, राहुल ने 2 साइकिलें 1500 रुपए में खरीदी। इनमें से एक साइकिल को 20% हानि पर बेचा, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान था, तो हमें दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताना है कि क्या है। चलिए कोशिश करते हैं। दोनों साइकिलों का टोटल रेट है 1500 रुपए। पहली साइकिल को हम लोग बेच रहे हैं 20% लॉस पर, तो पहली साइकिल का कॉस्ट प्राइस 100%, 20% लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 80%। दूसरी साइकिल को हम बेच रहे हैं 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो 120%। दोनों के सेलिंग प्राइस सेम थे, तो नेट इफेक्ट में यहाँ पर एलिगेशन में नेट 0 लगा सकता हूँ। तो 120:80 या क्या आ जाएगा, 40 से गया तो 3:2। तो दोनों साइकिलों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, 3:2। तो 1500 रुपए को अगर हम 3:2 में बांट दें तो पहले का रेट क्या आ जाएगा, 5 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू क्या है 300। तो पहले का रेट 3 की वैल्यू 3 थी 900 और दूसरे का रेट 600। तो दोनों के हमारे पास क्रय मूल्य क्या आ गए, 900 और 600 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। और ध्यान रखना हमने एलिगेशन सेलिंग प्राइस में लगाया है, लेकिन रेशियो हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही आता है। प्रॉफिट लॉस में हमेशा रेशियो कॉस्ट प्राइस का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 देखो हमें क्या करें, सिंप्लीफाई दिस टर्म। हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या वैल्यू होगी।
देखो ये मेरे पास क्या, अगर मैं इसको लिखूं 17 प्लस 1, 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 की पावर 4 प्लस 1, 17 की पावर 8 प्लस 1, और लास्ट में लिखूं 17 की पावर 2 की पावर 100 प्लस 1। अगर मैं इस वैल्यू को अपनी मर्जी से 17 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दूं, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे पास अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों को अगर मैं गुना करूंगा 17 की पावर माइनस 17 माइनस 1 इंटू 17 प्लस 1 से, तो ये बनेगा 17 का स्क्वायर माइनस 1। फिर इन दोनों को गुना करूंगा 17 की पावर 4 माइनस 1। ये सारी टर्म आपस में गुना हो जाएंगी, तो मेरे पास इस वाली टर्म का स्क्वायर बनेगा। तो 17 की पावर 2 की पावर 200 माइनस 1 बटा में क्या आ जाएगा 17 माइनस 1 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये हमारे पास आएगा। हमने इसमें क्या फॉर्मूला यूज करा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है, तो जिसकी मदद से हम लोग ये आंसर निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, 17 की स्क्वायर माइनस 1 बना। अब 17 की स्क्वायर माइनस 1 को 17 की स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे तो 17 की पावर 4 माइनस 1। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 की पावर 8 माइनस 1। इस तरह से हर बार पावर डबल होती जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 की पावर 2 की पावर 200 माइनस 1 बटा 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज पर प्रतिशत दर से 4300 रुपये 2 साल में बढ़कर 4644 रुपये हो गए। तो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर से 5 साल में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। हम लोगों को पता क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल है 4300 रुपीज वो बन गया 4644 रुपीज। कितने टाइम में, 2 ईयर में, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो हम लोगों को उसकी रेट बतानी कि रेट क्या होगा। अब देखो 4300 रुपये 4634 रुपये बने, तो ऐसा ही कितना बना 344 रुपये। ऐसा इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी, 4300 इंटू टाइम कितना 2 साल। अगर अपन इसको सोल्व करें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से अगर अपन इसको काट दें तो ये चला जाएगा 172 टाइम। 43 में का अगर मैं 172 में भाग दूं तो क्या आ जाएगा 4%। रेट हमारे पास क्या आ गई 4%। अब हमें इसी 4% की दर से टाइम दे रखा है 5 ईयर, तो 4% से 5 ईयर का हिस्सा ही कितना बना 20%। हमारा प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, तो हमारी अमाउंट कितनी बनेगी 120%। हमारी अमाउंट हमें क्या दे रखी है 10,104 रुपये। तो 120% की वैल्यू 10,104 रुपये में प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो 10,104 रुपये की वैल्यू 120%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से गया 6 बार, ये गया 5 बार। अगर इसमें मैं 6 का भाग दूं तो 6 का भाग गया 1 बार, बच जाएगा 4 41, फिर चला जाएगा 6 बार 36, 5 50, फिर चला जाएगा 8 बार 48, 2 24, फिर चला जाएगा 4 बार। 1684 को अगर अपन 5 से गुना कर दें तो मेरे पास क्या जाएगा 8,420 रुपये। तो उसका प्रिंसिपल कितना आ गया 8,420 रुपये। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें यहाँ से रेट निकालनी थी, रेट हमने निकाली 4%। इसी रेट से 5 साल का एसआई परसेंटेज बना 20%, तो अमाउंट 120%। 120% की वैल्यू पता है तो हम लोगों ने प्रिंसिपल 100% निकाल लिया 8,420 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास किसका है डीआई का। हम लोगों को क्या दे रखा है, इस ग्राफ को मैं ढंग से पढ़ना और आंसर देने। द नंबर ऑफ द पेशेंट्स सर्वे वाज, सर्वे किए गए रोगियों की संख्या बतानी कि क्या होगी। हमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स बताने की क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हमने कितने पेशेंट लिए थे 2, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कितने पेशेंट लिए 12, फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 15, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो 24 और 1 25, फिर नेक्स्ट देखें तो 18,
फिर नेक्स्ट देखें तो फिर से 12, फिर नेक्स्ट अगर देखें तो 3, और फिर देखें तो 1। इन सब का टोटल कर लें तो क्या आ जाएगा, 14 और 8 22 और 2 24 और 4 28, कैरी आ जाएगी 2, 2 और 4 2 6 और 8 88। तो हमने कितने पेशेंट्स का सर्वे करा, 88 का। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास कितने आए, 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर। 66 हमें क्या करें, रोग का पहली बार पता चलने की औसत एज हमें बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन का डाटा लिख सकें। चलिए हमें क्या कह रहा है, रोग का पहली बार पता चलने की एवरेज एज क्या है। अब देखो एज हम लोगों को दे रखी, एज हम लोगों को, ब्लैक कलर आ गया हमारे पास, एज हम लोगों को दे रखी है सबसे पहले 6 साल। जब 6 साल था तो नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे, 2। तो 6 इंटू 2 कितना बनेगा, टोटल 12। फिर हमारे पास एज आई 10, तब हमारे पास पेशेंट कितने थे, 12। तो टोटल कितना बनेगा, 120। फिर अगर अपन देखें एज 14 पर हमारे पास पेशेंट कितने हैं, 15। फिर अगर अपन नेक्स्ट देखें, पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं, 18 पर पेशेंट कितने हैं, 25। फिर नेक्स्ट अगर अपन देखें तो 22 पर हमारे पास पेशेंट कितने हैं, 18। फिर नेक्स्ट अगर अपन एज देखें 26 पर हमारे पास कितने पेशेंट है, 26 पर 12। नेक्स्ट अगर देखें तो 30 पर 3 और 34 पर हमारे पास 1। हमें क्या करना है, इन सब की औसत आयु निकालनी है, तो इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। तो 15 को अगर 14 से गुना करो तो 210, 18 को अगर 25 से गुना कर दो तो 450, 22 को 18 से गुना कर दे, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 4 गए 396, 26 को 12 से गुना करो 260 और 52 क्या आ जाएगा, 312, 30 को 3 से गुना करो 90, 34 को 1 से गुना करो 34। तो ये मेरे पास क्या होगा, एज इंटू एन। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से मैं एक्स एन कह सकता हूँ। तो इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 2 8 और 10 और 4 14, कैरी आ जाएगी 1, 4 और 5 और 10 और 20 और 29 और 3 32, 3 4 6 10 16, टोटल क्या आया 1624। नंबर ऑफ पेशेंट कितने थे, 88। तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, 1624 बट्टा में 88। अब अगर मैं इसको 8 से काट दूं, 8 से गया 11 बार, 8 से गया 203 बार, 203 बट्टा 11, 11 का अगर भाग दें, 203 में 11 का भाग दें तो 11 का भाग गया 1 बार, बच जाएगा 9, 93 फिर चला जाएगा 8 बार, 88 फिर बच जाएगा 5, पॉइंट लगाया 50 फिर चला जाएगा 4 बार, 44 फिर बच जाएगा 6, 60 फिर चला जाएगा 5 बार, तो क्या जाएगा 18.45। तो रोग का पहली बार पता लगने की औसत आयु की क्या थी, 18.45। अब हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बिना हम नहीं बता सकते। हमें ये तो पता है कि 18 के पास डेंसिटी ज़्यादा है, 18 के पास नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि 18 था, 18 से कम था या ज़्यादा था। उसके लिए हम लोगों को पूरी स्टैटिक्स लगानी पड़ेगी। हम लोगों को ये एक डिसकंटिन्यू सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है जिसको हमने सोल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। 67 भी इसी का क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट्स आर टू द डिजायर ऑफ द एज। रोगियों की अधिकतम संख्या किस आयु में बताना है कि रोग से ग्रसित हुई। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास पेशेंट 25 है, किस एज में, 18 में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 18। रोगियों की अधिकतम संख्या में किस एज में मिली, 18 में। चलिए देखिए ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। अब देखो 68 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है और साइन इसकी वैल्यू कोस इसके बराबर है, तो थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल है कोस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। ये दोनों आपस में कब बराबर होते हैं, जब दोनों के एंगल्स का टोटल क्या होता है, 90 डिग्री।
तो 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा। अब 50 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 66 उधर जाते ही माइनस का, तो 66 उधर जाते ही माइनस का, तो क्या बच जाएगा 24 डिग्री। 6 थीटा बराबर 24 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 24/6 4 डिग्री। तो हमें थीटा का ही मान बताना है, तो आंसर क्या जाएगा 4 डिग्री। ये हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 27 और 13 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की हाइट 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। एरिया हम लोगों को फाइंड करना है कि क्या होगा। एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू में हाइट। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 गुना 40 गुना 8, तो ये 2 से चला जाएगा 4 बार, 40 इंटू 4 क्या है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से 10,000 का भाग दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, इसमें भाग दूंगा 1000 का, तो क्या आ जाएगा 0.016 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर है। अब किसी को अगर ऐसे नहीं पता लग रहा हो ना, तो देखो उसने सोल्व करा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आपको पता है कि सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें अगर आप 100 का भी भाग दोगे तो आपको पता है 16 वाली टर्म बनेगी, वो एक ही ऑप्शन में सी में। किसी को अगर यूनिट का ऐसे ढंग से ध्यान नहीं रहता तो 16 को देखकर भी वो आंसर सी टिक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 20। हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होगा। अब देखो ध्यान देना, आप सब लोग जानते हो, आप सब लोगों को शायद पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या 4ab होता है। तो अगर इस चीज का यूज करूं मैं इस क्वेश्चन में, तो क्या है 1/8 इंटू में 4, a का मान x और b का मान क्या है 1/y। तो 4 से चला जाएगा 2 बार, तो क्या आएगा x/2y। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस अगर एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, तो हमने लिखा 1/8 इंटू 4 इंटू a इंटू बी। a का मान x था और b का मान 1/y, तो सोल्व करते x/2y आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। अब देखो ये 71 हमारे पास क्या है, बोर्ड मास का क्वेश्चन, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अपन सबसे पहले लिख लेते। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 से 1/3, डिवाइड के अंदर 2 से 1/2, ऑफ के अंदर 1 से 3/5, माइनस के अंदर 3/8, प्लस 1/7, गुना के अंदर 1 से 3/4, माइनस में 5/24। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले 7 से 1/3, तो ये 7 × 21 और 1 क्या बन जाएगा 22/3। डिवाइड के अंदर 5 से 1/2 क्या बनेगा 2 से 1/2 5/2, ऑफ के अंदर 1 से 3/5 क्या बनेगा 8/5, माइनस में इसको सोल्व करूं तो 3/8, प्लस के अंदर 1/7, गुना में 1 से 3/4, 4 और 3 क्या बनेगा 7/4, माइनस में 5/24। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 से क्या 4 बार, 5 से 5 कट गया, तो 22/3 डिवाइड में 4, माइनस के अंदर 7 से 7 गया, 3/8 प्लस 1/4, माइनस में 5/24। तो ये क्या बनेगा 22/4 12, माइनस के अंदर यह एलसीएम आएगा 8, तो क्या आएगा 3 और 2 5/8, और माइनस में 5/24। पूरे का एलसीएम अगर अपन 24 ले लें तो क्या बनेगा 44, माइनस में 5 दिए 15, और माइनस में क्या आ जाएगा 5, तो क्या बनेगा 44 माइनस 20 क्या बनेगा 24/24। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारे पास बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास में सिर्फ बेसिक सा रूल है कि आपको ध्यान रखना होता है किसको कैसे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 72 पर। हमें क्या करें, एक खंबा उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है जो उत्तर दक्षिण दिशा में आती,
P और Q खंबे के उत्तर में स्थित दो ऐसे बिंदु हैं कि PQ बराबर B है और P और Q से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो हमें खंबे की हाइट बतानी है कि क्या होगी। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकें। देखो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर अपना डायग्राम बनाएं, एक ये हमारे पास पोल है, इसके उत्तर दिशा में दो बिंदु हैं P और Q। ये दो पॉइंट हमारे पास P और Q, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है B। ये हमारे पास यहाँ से जो उन्नयन कोण बनाते हैं वो अल्फा और बीटा है। तो हमें इस खंबे की हाइट बतानी है कि क्या होगी। मान लिया कि इस खंबे की ऊंचाई कितनी है h। अब ऑप्शन कोट और टेन की टर्म में है, तो हम कोट और टेन की टर्म में लेकर चलेंगे। इस दूरी को अगर मैं x नाम दे दूं, ये PQ बिंदु है, इन बिंदु को A और B नाम दे दें, तो सबसे पहले अल्फा डिग्री वाला एंगल जो है उसके अंदर अगर अपन बात करें, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर टेन या कोट में होता है, तो कोट में सोल्व करते हैं। तो अगर मैं कोट अल्फा का मान यहां से निकालूं तो कोट अल्फा का मान क्या होगा x अपॉन h। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा h कोट अल्फा। फिर सेकंड अगर मैं कोट बीटा की वैल्यू निकालूं तो कोट बीटा का मान हमारे पास क्या आएगा, ये पूरी दूरी b प्लस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा h। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो b प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी h कोट बीटा। तो यहां से x का मान क्या आएगा h कोट बीटा माइनस में b। अब दोनों से x की वैल्यू मेरे पास आई, तो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वल कर दूं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वल करता हूं तो दोनों जगह x की वैल्यू है, क्या आएगा h कोट बीटा माइनस में b बराबर क्या आएगा h कोट अल्फा। ये h कोट अल्फा इधर आते ही माइनस का h कोट बीटा माइनस में h कोट अल्फा बराबर क्या आएगा b इधर आते ही प्लस का h, यहां से कॉमन ले लो और ये कोट बीटा और कोट अल्फा अगर बट्टा में ले जाऊं तो h बराबर b अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी कोई वैल्यू हमें दे रखी है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना था, कोट थीटा का फॉर्मूला लगाना था, और आप सब लोग जानते हो कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारे पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है और यात्रा की 5/6 दूरी को यदि उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय करा तो उसकी चाल बतानी है कि क्या होगी। डिस्टेंस उसे कितनी ट्रेवल करनी थी, 30 किलोमीटर। उसने इसकी 5/6 दूरी, तो 30 की 5/6 दूरी निकालूंगा तो क्या जाएगा 25 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर की दूरी उसने कितने टाइम में तय करी, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब क्या 1/3, तो 3 से 1/3 घंटे या 10/3 घंटे। उसने ये दूरी तय करी 10/3 घंटे में, कितनी दूरी तय करी 25 किलोमीटर। स्पीड बतानी है, स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 25 में अगर 10/3 का भाग दे दो, 10 नीचे और 3 ऊपर, 5 से चला गया 2 बार, ये चला गया 5 बार, तो 5 थी 15/2 या 7.5, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। हमें 30 किलोमीटर का 5/6 चलाना था, तो 30 का 5/6 25 किलोमीटर दूरी, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 3 से 1/3 घंटे या 10/3 घंटे, तो स्पीड निकाल ली डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो हमें बताना है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। हमें इसके भरने का टाइम निकालना है कि हमारे पास क्या होगा। चलिए कोशिश कर लेते। हमें कह रहे हैं पाइप ए और बी, ए इसको भर सकता है 6 घंटे में, बी इसको भर सकता है 8 घंटे में, और पाइप सी इसको खाली कर सकता है 10 घंटे में। सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क मेरे पास क्या जाएगा 120, कि टंकी में कितने मटके आते हैं 120। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 20, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 15, और सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी -12। तीनों पाइपों को एक साथ खोला है
तो तीनों पाइपों की टोटल अगर अपन एफिशिएंसी देखें तो मेरे पास क्या जाएगा 35 माइनस 12 23। तो तीनों इस टैंकी को भरने में कितना टाइम लेंगे, टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी 120/23 घंटे। अब 120 में अपन 23 का भाग दे दें। तो अब देखो दो ही ऑप्शन है, 4 और 5 से रिलेटेड, तो भाग देंगे तो पता लग रहा है 120 में 23 का भाग दिया तो 23 का भाग चला जाएगा 5 पर, 115, क्या बच जाएगा 5। तो पूरा पूरा भाग गया 5 बार, बच गया 5, तो क्या जाएगा 5 से ही 5/23 घंटे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरी टैंकी को भरने में कितना समय लगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़े तो अनुपात 2:3 हो जाता। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ते तो उनका अनुपात क्या हो जाता, हमें ये बताना है। दो नंबर है ए और बी जिनका रेशो क्या है 3:5। तो इन नंबर्स को मैं 3x और 5x मान लूं। पहली संख्या में हमने 8 जोड़ा, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा, तो इनका रेशो क्या हुआ 2:3। तो क्या लिखें 3x + 8 रेशो में 5x + 7, इनका रेशो क्या है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 10x + 14 बराबर क्या आएगा 9x + 8 थी 24, इधर आते ही माइनस का x बराबर 10। x बराबर 10 तो ये संख्या क्या थी 30, दूसरी संख्या क्या थी 50। तो इनिशियली हमारे पास दोनों संख्याएं क्या थी 30 और 50। अब कह रहे हैं इन संख्याओं में हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा तो संख्या क्या बनी 36 और 56। अब अगर अपन इसको क्या करें 2 से काट दें या 4 से काट दें तो क्या आ जाएगा 9:14। तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 9:14। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास रेशो का इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए आज का जो हमारा पेपर है, हमने इस पूरे पेपर के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा, मैथ्स के हर क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई परेशानी आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताना, मैं आपको उस बात का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। आपका अपना प्रिंस।